हेलो फ्रेंड्स, 2022 में जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आज सेट बी की बात करेंगे। उसमें साइंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी आंसर की बात करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया गया था, इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो प्रतिहिम या एंटीफ्रीज के रूप में इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। जो कार वगैरह होती हैं उनमें कूलेंट का काम करता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर के साथ मिलाकर डाला जाता है इसमें। तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल काम क्या करता है? जो इंजन होता है उसमें टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। यानी इथाइलिन ग्लाइकोल को जब वाटर के साथ मिलाया जाता है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट, जो जमने का टेम्परेचर होता है, उसको कम कर देता है। कितना कम कर देता है? -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो वाटर है वो इंजन में जमता नहीं है जब तक आपका टेम्परेचर -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। तो ये एंटी फ्रीज के रूप में काम में लिया जाता है। तो डी आपका आंसर होगा। बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू डंक के अलावा जो लाल चींटियां होती है उनमें भी पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, इसी को क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल। तो आपको मेथेनोइक अम्ल नाम दे रखा है तो यही आपका आंसर होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। ये मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला है। ये चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। तो ये जिस स्थान पर काटते हैं वहां पर जलन उत्पन्न होती है, क्योंकि एसिड है वो हमारे शरीर में चला जाता है। इस एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए वीक बेस लगाया जाता है। तो वीक बेस कौन सा लगाते हैं? जो खाने का सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको लगाया जाता है। ये इससे जो एसिड है इसके प्रभाव को कम कर देता है और जलन कम हो जाती है। टार्टरिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? इमली, कच्चे आम, अंगूर है, इनमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। 100 डिग्री सेल्सियस और प्राकृतिक दाब आपको दे रखा है। तो 0.1 ग्राम पानी है, उसके नमूने को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में बदलने के लिए 54 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि उत्पादित भाप है उसका आयतन आपको इतना दे रखा है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? आंतरिक ऊर्जा पूछिए। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना, इसको कैसे निकालेंगे? जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम है उसी से सोल्व होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सोल्व होगा। तो ये फर्स्ट नियम के अनुसार क्या है? डेल क्यू बराबर, यानी ऊष्मा किसके बराबर होती है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस डेल डब्लू किया गया कार्य। तो आपको आंतरिक ऊर्जा पूछी है तो डेल यू बराबर डेल क्यू माइनस डेल डब्लू। तो यहाँ पर डेल क्यू यानी ऊष्मा का मान आपको कितना दे रखा है? 54 कैलोरी। तो 54 कैलोरी को आपको जूल में चेंज करना है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल होता है। तो डेल क्यू का मान आप कैसे निकालेंगे? 54, तो 54 को जूल में चेंज करेंगे तो 4.18 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो 225.72 जूल ऊष्मा का मान आएगा। तो ऊष्मा का मान यहाँ पर रख दो 225.72। और डेल यू डेल डब्लू किया गया कार्य किसके बराबर होता है? P डेल V के बराबर होता है। तो डेल V यानी V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। V2 क्या होता है? जो आपको अंतिम मात्रा दे रखी है, यानी अंतिम आयतन दे रखा है, तो वो कितना 167.1 दे रखा है। और प्रारंभिक आयतन V1, प्रारंभ में क्या है? पानी है। तो पानी का आयतन कितना होगा? प्रारंभ में 0 होगा। तो ये V2 माइनस V1 यानी ये संख्या है, इसमें से 0 घटाना है। तो V2 ये आपको जो आयतन दे रखा है वो सीसी में दे रखा है, इसको आपको मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो इस संख्या को आप 167.1 है, इसको 10 की पावर -6 से गुणा करेंगे तो आपका मान मीटर क्यूब में आ जाएगा। ये मान है। तो डेल डब्लू बराबर क्या है? P डेल V। P का मान आपको कितना दे रखा है? 1.013 इंटू 10 की पावर 5। और V2 माइनस V1 का मान कितना आ जाएगा? आपको इसको किससे गुणा करना है? 167.1 इंटू 10 की पावर -6 से गुणा करेंगे तो आपका मान यहाँ पर आ जाएगा किसका? डेल डब्लू का जो किया गया कार्य है वो कितना आएगा? 16.93 आ जाएगा। ये मान आपको डेल डब्लू का यहाँ पर रखना है 16.93। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो आपका आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो आपको प्राप्त हो जाएगा 208.7 जूल। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। इम्यूनोस्प्रेसेंट यानी इम्यूनोस्प्रेसेंट इम्यूनी सिस्टम होता है, उसको संदमक या निरोधक करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? जो प्रतिरोपित अंग है
को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकने के लिए यानी मंदक के रूप में किसको काम में लिया जाता है? साइक्लोक्लोरोस्पोरिन इसका आंसर होगा। इसी को इम्यूनो सिस्टम है उसमें जो दमनकारी या संदमक के रूप में काम में लिया जाता है, तो ये आपका आंसर होगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान करनी है। NH4OH है, इसकी H2SO4 एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सा लवण बनता है? तो NH4OH यहाँ से क्या आएगा? NH4OH यहाँ से SO4 NH4 इस पे +1 चार्ज होता है और SO4 पर -2 चार्ज होता है। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो चार्ज दे रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो NH4 पे चार्ज दे रखा है वो SO4 पे आ जाएगा। तो NH4 इसका होल ट्वाइस हो जाएगा, ये चार्ज आ गया, और SO4 तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका? अमोनियम सल्फेट का। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? चौथे ऑप्शन में NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो ये लवण बनेगा, तो यही आपका आंसर होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा होता है इनमें से जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं? तो स्टार्च और सेलुलोज, यानी पहले में डी, इन 3 में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, ये कट गया। ताप दृढ़ बहुलक, ताप दृढ़ यानी जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो उसका एग्जाम्पल कौन सा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी होती है? जिसको हम पिघलाकर दूसरी आकृति नहीं बना सकते, और जो थर्मो प्लास्टिक होती है उसमें जो कोई भी प्लास्टिक है उसको पिघलाकर दूसरी आकृति दे सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग ताप दृढ़ बहुलक का बेकेलाइट एग्जाम्पल है, ये तो बहुत बार देखा है हमने, ट्यूशन पहले भी सोल्व कर चुके हैं। तो दूसरे में एक आपको इस ऑप्शन में बी में दे रखा है, तो यही आपका आंसर होगा। प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। और ताप सुघट्य जो थर्मोप्लास्टिक होती है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो चौथे में सी आ जाएगा, तो आपका बी आंसर होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु कौन सा है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें मुख्य रूप से 2 जीवाणु काम में लिए जाते हैं। एक होता है एग्रोबैक्टीरियम और दूसरा होता है ई कोलाई। तो ये 2 जीवाणु हैं जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में लिया जाता है। जो एग्रोबैक्टीरियम होता है उसको प्लाज्मिड के वाहक के रूप में काम में लिया जाता है। तो आपको ई कोलाई दे रखा है, तो ई कोलाई आपका आंसर हो जाएगा। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में काम में लिया जाता है। ओजोन के बारे में आपको कथन दे रखे हैं, उनमें से सत्य कथन का चयन करना है। ओजोन से ऑक्सीजन का निर्माण एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, तो ये गलत दे रखा है। ऊष्माशोषी नहीं होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ओजोन एक त्रिपरमाणुक रेखीय अणु होता है। तो त्रिपरमाणुक तो होता है यानी इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, लेकिन इसकी संरचना रेखीय नहीं होती है, तो ये भी आपको गलत दे रखा है। ओजोन में 2 द्विबंध होते हैं। तो ओजोन की संरचना कैसी होती है? O डबल बॉन्ड O। तो इसमें एक द्विबंध होता है और एक सिंगल बॉन्ड होता है, यानी एकल बंध होता है, तो ये भी आपको गलत दे रखा है। ओजोन का निम्न स्तर यानी मात्रा जो क्षोभ मंडलीय ओजोन है उसका वायुमंडलीय प्रदूषक है, यानी ओजोन का निम्न स्तर वायुमंडलीय प्रदूषक है। तो ये ऑप्शन आपको सही दे रखा है, तो यही आपका आंसर होगा। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? पानी की जो स्थायी कठोरता है वो किसके कारण आती है? जो पानी होता है उसमें क्लोराइड और सल्फेट के रूप में मैग्नीशियम और जो कैल्शियम होता है उसके जो घुलनशील लवण होती है उसके कारण स्थायी कठोरता आती है। तो उस स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? सोडियम कार्बोनेट को। Na2 आएगा यहाँ पर, Na2CO3, ये एग्जाम में ऐसे ही दे रखा था, तो आपको Na2CO3 और 10H2O सोडियम कार्बोनेट जो धावन सोडा बोलते हैं, तो उसी से जल की स्थायी कठोरता है उसको दूर किया जाता है।